Writers' Voices 26. Listen to columns and stories of your favorite writers. ये बुनियादी तौर पर 3 पाशाओं की कहानी है। तलत पाशा, इस्माइल अनवर पाशा और अहमद जमाल पाशा। आज अगर उस्मानी सल्तनत का वजूद नहीं है तो इसके जिम्मेदार ये 3 पाशा हैं। पहली जंग अजीम से कबल इन तीनों ने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत को अपने शिकंजे में ले लिया था। तलत पाशा वजीर आज़म था, इस्माइल अनवर पाशा वजीर दाखिला और कमांडर इन चीफ, जबकि अहमद जमाल पाशा नेवल चीफ और शाम का गवर्नर जनरल था। उस्मानी सल्तनत उस ज़माने में रकबे और वसाइल के लिहाज से दुनिया की कितनी बड़ी स्टेट थी, आप इसका अंदाज़ा फ़ौज से लगा लीजिए। उस्मानियों की फ़ौज 26.5 लाख जवानों और अफसरों पर मुश्तमिल थी। ये तीनों पाशा एक एक करके महल में दाखिल हुए और आखिरी मजबूत बादशाह सुल्तान अब्दुल हमीद को घेरे में लिया और आहिस्ता आहिस्ता उसे बेबस और बेख्तियार करते चले गए। सुल्तान जंगों से बचना चाहता था, लेकिन ये लोग अपनी जस्टिफिकेशन के लिए रियासत को बिला वजह जंगों में घसीटते चले गए। बादशाह मुल्क को बचाना चाहता था, लेकिन पाशा उसे तबाह करना चाहते थे। बादशाह ने मुल्क का पहला आईन बनाया, पार्लियामेंट तश्कील दी, अखबारात और रसाइल शुरू कराए और लोगों को आज़ादी दी। लेकिन पाशाओं ने किसी चीज़ को चलने नहीं दिया, यहाँ तक कि उन्होंने मुफ्ती आज़म की मदद से बादशाह को 1909 में माजूल और जलावतन कर दिया, जिसके बाद वो बेचारा उसरत और जलालत की ज़िंदगी गुजारकर 1918 में फौत हो गया। पाशा उसके बाद उसके बेटे मोहम्मद रशाद को वंडर बॉय बनाकर ले आए। शहजादे का नाम तब्दील करके सुल्तान मोहम्मद अल खामिस कर दिया गया। नया सुल्तान फजूल खर्च, अय्याश और शराबी था। पाशाओं ने उसकी अय्याशी और नालायकी दिखाकर कमेटी ऑफ यूनियन एंड प्रोग्रेस बनाई और सुल्तान के तमाम इख्तियारात कमेटी को दे दिए, और कमेटी में सिर्फ ये 3 पाशा थे। गोया सुल्तान के तमाम इख्तियारात कानूनी तौर पर उनके हाथ में थे। तारीख साबित करती है मुल्क का इख्तियार जब भी किसी फौजी कमांडर के हाथ में आता है तो जंग जरूर होती है। क्यों? क्योंकि जंग के दौरान तमाम इख्तियारात कमांडर इन चीफ के हाथ में चले जाते हैं। ये मुक़द्दस शख्सियत बन जाता है और इसे मुल्क में कोई चैलेंज नहीं करता। तीनों पाशाओं ने भी ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात और ख़ुद को मुक़द्दस बनाने के लिए बेशुमार जंगें छेड़ दीं। बल्कान की जंग हुई और मशरक़ी यूरोप उस्मानियों के हाथों से निकल गया। इटली से जंग हुई और लीबिया चला गया। पहली जंग अजीम शुरू हुई और साल भर में तुर्की के 10,50,000 फौजी मारे गए। जंगों की वजह से मुल्क मुआशी तौर पर भी तबाह हो गया। ये तबाही, ये बर्बादी और ये लाशें सुल्तान के दिल पर बोझ बनती चली गईं, यहाँ तक कि वो आवाम का सामना नहीं कर पाता था। उसने खुद को महल तक महदूद कर लिया। इस डिप्रेशन ने उसकी जान ले ली। उसे 3 जुलाई 1918 को हार्ट अटैक हुआ और वो फौत हो गया। पाशाओं को उसके बाद एक ऐसा वंडर बॉय चाहिए था, ये जिसके मत्थे रियासत मारकर खुद फरार हो सकें। उस वक्त वहीदुद्दीन नाम का आखिरी शहजादा जेल में मुकीद था। ये सुल्तान अब्दुल हमीद का आखिरी बेटा था और ये 57 साल से जेल में था। ये उस्मानी सल्तनत की सबसे तवील कैद थी। शहजादा जेल में क्यों रखा गया था? इसकी 2 वजूहात थीं। अव्वल, ये रिजर्व वंडर बॉय था। पाशाओं जैसे बासर लोगों ने सुल्तान अब्दुल हमीद की औलाद से एक शहजादा अलग करके जेल में रख लिया ताकि ये मुश्किल वक्त में काम आ सके। दोम, हुक्मरान इसके वजूद से वाकिफ नहीं थे। ये जेल गया, सुल्तान इसे भूल गए और ये सिर्फ पाशाओं जैसे ताले आजमाओं के खाते में जिंदा रहा। लिहाजा जूं ही सुल्तान मोहम्मद अल खामिस की आंखें बंद हुईं, पाशा सीधे जेल गए और वंडर बॉय को निकालकर ले आए। शहजादा वहीदुद्दीन ने मुद्दत बाद सूरज और आज़ाद लोग देखे थे। वो सीधा हम्माम गया, गर्म पानी से मलमल कर जिस्म साफ किया और फिर शाही दस्तरख्वान पर बैठकर जी भर कर खाना खाया और उसके बाद पाशाओं की तरफ मुड़कर पूछा, बताइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? पाशाओं ने अदब से अर्ज किया, आप हमारे सुल्तान हैं। वंडर बॉय ने कहकहा लगाकर पूछा, फिर मेरा ताज और तख्त कहाँ है? शहजादे को फौरन सुल्तान मोहम्मद शशम का नाम देकर ताज पहना दिया गया और उसे तख्त पर बिठा दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पाशा फरार हो गए और यूं गिरती हुई सल्तनत का सारा मलबा वंडर बॉय के सर पर आ गिरा। जंग अजीम, उसकी तबाही और लाशों के ढेर सुल्तान मोहम्मद के खाते में दर्ज होते चले गए, यहाँ तक कि 1 नवंबर 1922 को अतातुर्क ने सुल्तान मोहम्मद के सर से ताज नोच लिया और 600 साल पुरानी खिलाफत के खात्मे का ऐलान कर दिया। सुल्तान मोहम्मद शशम को शाही बहरी जहाज में सवार करके माल्टा भिजवा दिया गया। वो साल भर वहाँ रहे। वहाँ से शरीफ मक्का की दावत पर मक्का मुकरमा आए, आखिरी बादशाह की हैसियत से आखिरी हज किया। वहाँ से सिकंदरिया यानी मिस्र गए,
वहां से भी झंडी हो गई तो बे सल्तनत के सुल्तान ने इटली के बादशाह इमैनुअल से पनाह मांग ली। उसने इजाज़त दे दी और यूं उस्मानी सल्तनत के आखिरी सुल्तान और वंडर बॉय ने इटली के शहर सान रीमो में किराए पर मकान ले लिया। वो 3 साल की जलालत के बाद 16 मई 1926 को फौत हुआ। उसकी लाश इटली से दमिश्क लाई गई और उसे मस्जिद सुल्तान सलीम अव्वल में दफन कर दिया गया। यूं वंडर बॉय अपने तमाम वंडर्स के साथ पैवंद खाक हो गया। आप सितम ज़रीफ़ी देखिए, तारीख़ आज भी उसे सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल का ज़िम्मेदार समझती है, जबकि उसके असल ज़िम्मेदार 3 पाशा यानी 3 जनरल्स थे। लेकिन वो तीनों अपनी तमाम तर हमाकतों और नाकामियों का मलबा एक ऐसे शख्स पर गिराकर चुपचाप निकल गए जिसने 57 साल जेल में गुजारे थे और जिसकी ज़िंदगी की सिर्फ 2 ख्वाहिशें थीं, गर्म हमाम में गर्म गुस्ल और शाही दस्तरख्वान पर गर्म खाना। और वो बेचारा इन 2 ख्वाहिशों के जुर्म में आज तक तारीख़ के फांसी घाट पर लटक रहा है। ये याद रखें, कारोबार सल्तनत में वंडर बॉयज़ कारोबार चलाने के लिए अहम नहीं होते, पाशाओं की जान बचाने के लिए ज़रूरी होते हैं। ताकत के खेल का तेल ताकत होती है। ये जब तक रहती है उस वक्त तक खेल जारी रहता है और उसे उस वक्त तक किसी वंडर बॉय की ज़रूरत नहीं होती। वंडर बॉय बेचारे जेल या जलावतनी में होते हैं और ये अमूमन खेल के आखिर में गर्म गुस्ल और गर्म खाने के चक्कर में हमेशा के लिए इज्जत और ज़िंदगी से महरूम हो जाते हैं। मैं आपको 1971 की मिसाल देता हूं। उस वक्त जनरल याहिया खान पावर गेम के कप्तान थे। ये खेल जब बिगड़ गया, मुल्क टूट गया, 90,000 फौजी भारत के कब्जे में चले गए और ऑफिसर्स GHQ में आर्मी चीफ के गले पड़ गए, तो फिर जनरल याहिया खान ने क्या किया? जनरल अपने वंडर बॉय जुल्फ़कार अली भुट्टो को ले आया और वंडर बॉय ने मलबा उठा लिया और यूं जनरल याहिया खान की जान बच गई। ये इसके बाद रेस्ट हाउसेज और अपने घर में रहे, शराब, मौसीकी और गालियां चलती रहीं और वो ये तमाम मशागिल फरमाकर 10 अगस्त 1980 को फौत हो गए और उन्हें पाकिस्तानी परचम में लपेटकर सलामी देकर दफन कर दिया गया। ये शख्स सानहाए मशरकी पाकिस्तान के बाद भी 9 बरस जिंदा रहा, लेकिन मुल्क की किसी अदालत ने उसे गुनाहगार करार दिया और ना सज़ा दी। वो आखिरी वक्त तक खुसूसी हिफाजत में मराआत के साथ ज़िंदगी गुजारता रहा। क्यों? क्योंकि वंडर बॉय ने उसका बोझ उठा लिया था। इस वंडर बॉय ने बादज़ां आखिरी ज़िंदगी जेल में गुजारी और वो फांसी लग गया। दूसरी मिसाल जनरल परवेज़ मुशर्रफ हैं। जनरल मुशर्रफ ने अफगानिस्तान से लाल मस्जिद तक तबाही के अंबार लगा दिए थे। फौजी अफसर यूनिफॉर्म के बगैर दफ्तर जाने पर मजबूर हो गए थे, लिहाजा फिर तारीख दोहराई गई। आसिफ अली जरदारी को वंडर बॉय बनाकर लाया गया। जनरल मुशर्रफ को गिरती हुई इमारत से निकाला गया और आसिफ अली जरदारी को उसके नीचे खड़ा कर दिया गया और यूं जनरल मुशर्रफ बच गए और पीपल्स पार्टी मलबे तले दफन हो गई। आज चारों सूबों की जंजीर कहाँ है और क्या ये एस्टैब्लिशमेंट और फॉर्म 47 के बगैर 10 सीटें भी ले सकती है? मियां नवाज शरीफ के साथ भी 2022 में यही हुआ। इमरान खान भूत बनकर सड़कों पर फिर रहा था और आर्मी चीफ मीर सादिक और मीर जाफिर बन चुका था। इसका क्या हल निकाला गया? वंडर बॉय नवाज शरीफ को लाया गया, जिसके बाद जनरल बाजवा घर चले गए और लैंडमाइन ने वंडर बॉय नवाज शरीफ की सियासत के चीथड़े उड़ा दिए। आज पार्टी माने या ना माने, लेकिन ये हकीकत है, नवाज शरीफ मरहूम हो चुके हैं। ये अब अपने आप को फेस नहीं कर सकते। ये इखलाती और सियासी लिहाज से ख़त्म हो चुके हैं। ये भी आखिरी सुल्तान की तरह गरम हम्माम और गरम खाने के एवज़ अपनी कुर्बानी दे चुके हैं। और ये सिलसिला यहाँ पर आकर ख़त्म नहीं होता। अभी एक और वंडर बॉय बाकी है। इसका नाम इमरान खान है। ये वंडर बॉय पाशाओं के मुस्तकबिल की इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये वंडर बॉय इस हाइब्रिड सिस्टम की आखिरी सांस तक जेल में रहेगा। जिस दिन इस निज़ाम के सुतून और कड़ियाँ खिसकें, उस दिन इसे जेल से निकाला जाएगा। इसे गरम हम्माम में गरम गुस्ल दिया जाएगा, इसे गरम खाना पेश किया जाएगा और फिर इसे गिरती हुई इमारत के नीचे खड़ा कर दिया जाएगा और यूं एक और प्यादा बादशाह बनने की ख्वाहिश में मारा जाएगा। चुनाचे वंडर बॉय मौजूद है, लेकिन ये वंडर बॉय चलाने के लिए नहीं है, बचाने के लिए है। ये खेल के आखिर में जेल से आएगा और जान देकर 6-7 पाशाओं को बचाएगा। Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.